बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 11 अप्रैल का आगाज हो गया है। इस वक्त एक सुपर पावर जवाल के दहाने पर है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज सज गई है। इस्लामाबाद रवानगी से पहले ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने और दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर जेडी वांस ने बड़ी हार्डलाइन पोजीशंस ले ली हैं, जिसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज का माहौल और इस डायलॉग का टोन उसको सेट किया जा रहा है। जो भी नतीजा निकले, ये मुज़ाकरात कामयाब हों, ये मुज़ाकरात नाकाम हों, अ लॉट इज़ एट स्टेक। पाकिस्तान का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, अमेरिका का, ईरान का, चीन का, रूस का और खलीजी ममालिक का। और इन मुज़ाकरात का जो नतीजा है, कामयाबी और नाकामी से हटकर वो आने वाली कई दिहाइयों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स को और ग्लोबल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको शेप अप करेगा। इस वीडियो में जाहिर है कि हम इस मामले के ऊपर तो ब्रीफली टच अप ऑन करेंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है और किस तरीके से इस्लामाबाद इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इस्लामाबाद में जो डायलॉग होने जा रहा है, इसमें मुमकिन तौर पर क्या नतीजे आ सकते हैं, लेकिन तफसील से ज़रा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो अमेरिका जो गरूर के, तकब्बुर के, घुमंड के और एरोगेंस के 7वें आसमान पर मौजूद है, वो किस तरीके से राजी हुआ, इन मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए किस तरीके से तैयार हुआ। क्योंकि वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि चंद दिनों की बात है और उसके बाद हम एक ऐसा हमला करेंगे, हमारे टूल किट में ऐसे हथियार मौजूद हैं और अमेरिका एक पूरी तहजीब को कत्ल करने वाला है, ईरान को डेसिमेट कर देंगे, अनाहिलेट कर देंगे, ईरान की रजीम जो है वो मुंह छुपाती फिरेगी और वहाँ पर हमारा कब्जा होगा, हमारी मर्जी की हुकूमत होगी। और अमेरिका के पास यकीनन एक बड़ी मिलिट्री पावर भी मौजूद है। उसके बावजूद वो अमेरिका ईरान की शराइत पर बैठकर मुज़ाकरात करने पर कैसे राजी हुआ। इस हवाले से कुछ थेरीज थी, कुछ मफरूज़े थे, कुछ अंदाजे थे और माहिरीन जो अपना बेस्ट गेस कर रहे थे, उसमें कुछ अंदाजे ये लगाए गए कि शायद अमरीकी फ़ौज में बगावत हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया गया है और ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौज ने हथियार उठाने या फिर कम अज़ कम ईरान में जो ज़मीनी फ़ौज कशी है उससे इनकार कर दिया है। अब कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, बड़ी ही तहलका खेज तफसीलात सामने आ रही हैं। कुछ अमरीकी फ़ौज को, उस निज़ाम को समझने वाले लोगों ने कुछ राजों से पर्दा उठाया है, जिसके बाद आपको ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका का वाटरलू मोमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप को जो सबसे बड़ा झटका इस तमाम मिलिट्री ऑपरेशन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दरमियान लगा, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में मौजूद नहीं हैं। हमारे सामने जो वाक़याती शवाहिद सामने आए हैं और कुछ जो डॉट्स को कनेक्ट किया गया है, कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई गई हैं, उसकी बुनियाद पर एक बात तो कही जा सकती है कि ईरान में जो ग्राउंड इन्वेजन है वो इतना पुरखतर मरहला होता अमेरिका के लिए कि उसकी कॉस्ट और फिर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, खलीजी ममालिक की तबाही, वो कॉस्ट बेयर करने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। 3 लोगों की मैं आपको गुफ्तगू सुनवाऊंगा जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो खदशा या वो थेरी, वो मफरूज़ा जिसके ऊपर बात हो रही थी कि शायद ईरानी फ़ौज से लड़ने से इनकार किया है अमरीकी फ़ौज ने, वो बड़ी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। अगरचे जो विक्ट्री है वो दोनों जानिब से क्लेम की गई है। ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने ये बयान दिया कि हमने अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जो आबनाए हुर्मुज़ का मामला है उसकी चाबी हमारे पास मौजूद है। हमने जो अहदाफ सेट किए थे इस जंग के हवाले से वो अचीव हो गए हैं और हमने अमेरिका को 10 नुकाती प्रपोजल भेजा था और अब हमारी शराइत के ऊपर इस्लामाबाद में डायलॉग होने जा रहा है। ये बात इस वजह से भी जो है वो जो रियलिटी के करीब मालूम होती है। उसकी वजह यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया जिसपे उन्होंने ये तस्लीम किया कि ईरान ने हमें 10 नुकाती प्रपोजल, क्योंकि अमेरिका का जो प्रपोजल था वो 15 नुकाती था, पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को जो है वो दिया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें बदले में ईरान ने 10 नुकाती प्रपोजल भेजा है और उन्होंने कहा कि वी बिलीव कि ये एक वर्केबल और रीजनेबली वर्केबल एक मुजव्वज़ा मुसव्विदा है उन नुकात का जिन पर हमने नेगोशिएट करना है और यहाँ से नेगोशिएशन का आगाज़ हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी ऑडियंस को, लोकल ऑडियंस को राज़ी करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम कितनी बड़ी मिलिट्री पावर हैं, कुछ दावे किए। पहले मैं आपको ज़रा पीट हेगसेथ जो अमरीकी वज़ीर जंग हैं उनका दावा सुनवाता हूँ, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया था वो सुनवाता हूँ, फिर एक क्लिप है
جو 2 اپریل کے بعد یعنی کہ جب امریکہ کی فوجی قیادت میں رجیم چینج ہوا اس کے بعد جو ہاؤس کی بریفنگ تھی, جو کانگریشنل ہیئرنگ تھی, وہاں پر پیٹ ہیگسیت سے کچھ سوالات ہوئے اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں ان کی طرف نشاندہی کی. اور پھر ہم آئیں گے جو امریکی فوج کے ایک سابق 4 اسٹار جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل مارک ہرٹلنگ, انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں جس کی بنیاد پر اب یہ بات اگرچہ 100% جو ہے وہ یقین کے ساتھ تو نہیں لیکن کلوز ٹو 100% یعنی کہ مور دین 90% اس قدر یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ امریکی فوج ایران میں جا کر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. اور اس کی وجوہات بہت ہی مختلف ہیں اور اس کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ اس کو جس طریقے سے مذہبی جنگ بنا کر لڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کوشش ناکام ہوئی ہے. پہلے ذرا سنیں کہ جو پیٹ ہیگسیت ہیں انہوں نے اس جنگ میں کامیابیوں کے حوالے سے, امریکی کامیابیوں کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا. President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. You see, in less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. اچھا, اس لفاظی اور اس جسے کہتے ہیں کہ تکبر کے ساتھ جس کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایران کو گھٹنوں پر بٹھا دیا, ایران کی بس ہو چکی تھی, ہم نے ایران کو ڈیسیمیٹ کر دیا, ان کی فوج ختم کر دی, اپنے ملٹری اہداف پورے کر لیے. تو سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ ایسی اگر بات تھی اور یہ صورت بن چکی تھی تو پھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس, جیرڈ کشنر, سٹیو وٹکاف, وہ اسلام آباد پھر کیا گھاس لینے آ رہے ہیں, آم کھانے آ رہے ہیں؟ آم کا تو موسم بھی نہیں ہے. وہ اسلام آباد آ کر ان مذاکرات پر کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے, پہلے ذرا وہ سن لیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ اس وقت اپنی تاریخ کے واٹرلو مومنٹ کے اوپر کس طریقے سے پہنچا ہے. یہ ذرا سنیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا. As I stated in my announcement of Operation Epic Fury, our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے تمام اہداف اچیو کر لیے, پاسداران انقلاب ختم ہو گئے, ان کی نیوی ختم ہو گئی, ان کی ایئر فورس ختم ہو گئی, ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہ ریجن میں کسی ملک کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, خلیجی ممالک جو ہے ان کو سیف گارڈ کر لیا گیا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بات درست ہے, ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت یہ جو جنگ ہے اور مذاکرات کی میز ہے اس کے اوپر بہت سارے معاملات اسی بنیاد کے اوپر طے ہوں گے کہ ایران کے پاس کتنی فائر پاور موجود ہے, وہ کتنے عرصے تک لڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس, اسرائیل کے پاس وہ جدید ترین ہتھیار موجود ہیں, ان کے پاس اتنی ملٹری مائٹ موجود ہے کہ وہ ایران کے اوپر ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ مسلط کر سکتے ہیں, کارپیٹ بامبنگ کر سکتے ہیں, معصوم نہتے لوگوں کو مار سکتے ہیں, وہاں کا پاور انفراسٹرکچر تباہ کر سکتے ہیں, ان کے ہاں جو رابطہ پل ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں, جو پانی کو میٹھا کرنے والے ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں, ان کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ سب
सब कुछ करने में अमेरिका का अपना कितना नुकसान होगा। हमें अब कुछ मुहतात एस्टिमेट्स मिल रहे हैं कि जिसके मुताबिक ईरानियंस जो है उन्होंने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को ये कन्वे किया, जिसके बाद ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ कि हमारे पास अभी भी 15,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स और लगभग 45,000 ड्रोन्स मौजूद हैं। और आप इस नंबर का इस तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो अंदाजे हैं, मुहतात अंदाजे, उनके मुताबिक ईरान ने इस जंग के आगाज़ से अब तक समवेयर बिटवीन 1000 to 2400 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2400 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो दागे हैं, और उन्होंने कितनी बड़ी तबाही कॉज की। और इसी तरीके से 3700 ड्रोन्स टोटल फायर किए, जिसमें से 2200 इंटरसेप्ट कर लिए गए और 1500 जो है वो जाकर निशाने पे लगे। और अगर ईरान का ये दावा 50% हद तक भी दुरुस्त है, 50% भी दुरुस्त है कि 45,000 उनके पास ड्रोन्स मौजूद हैं, और इंटरसेप्शन रेट देखा जाए जो इस्टेब्लिश किया है ईरान ने, अमेरिका ने और इसराइल ने, कि वो कितने ड्रोन्स को रोकने के काबिल हैं, तो उसमें एक साइजेबल नंबर ऑफ ड्रोन्स अभी भी एक बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर अमेरिका ये जंग जीत रहा था, अगर सब कुछ कंट्रोल में था, अमेरिका जो है वो फौजकशी करके ज़मीनी ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करके, अपना एम्फीबियस अटैक लॉन्च करके, अपने 82nd एयरबॉर्न डिवीजन से पैराट्रूपर्स को ईरान में लैंड करवा के वहां पर C-130 तैयारों के जरिए जो है वो ईरान में पहुंचकर अगर बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता था, तो फिर ये क्यों नहीं किया गया? और ये वो सवाल है कि जिसके ऊपर आपको मालूम है कि अगर ये इतनी अहम जो है वो पोजीशन में और इतनी सुपीरियर पोजीशन में अमेरिका मौजूद होता, तो फिर जो चेंज हुआ, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, जिसमें अब हमें पता चल रहा है कि 21 मार्च से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात के पीछे पड़ चुका था कि मुज़ाकरात हों। पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा था, लेकिन 21 मार्च से 2 अप्रैल के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिनकी तफसीलात अब सामने आना शुरू हुई हैं, और वो कल्मिनेट होती हैं एक बहुत बड़े और हैरानकुन डिसीजन पे, जिसमें जो अमरीकी आर्मी चीफ हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के, यूएस आर्मी के, उनको फायर कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके साथ मजीद कुछ जर्नैल जो हैं उनको फारिग किया जाता है। उसके हवाले से जब सवाल हुआ अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ से, उन्होंने ब्रीफिंग में जवाब देने से किस तरीके से गुरेज किया वो सुने। फिर हम आते हैं कि जो लोग फायर किए गए हैं, जब उनके पोर्टफोलियो को, उनके प्रोफाइल को जाकर पढ़ते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि अमरीकी फ़ौज में एक बहुत बड़ी बगावत हो गई थी। ये सुने ज़रा। How many generals and admirals have you fired? I don't know the exact number, but You don't know the number. It's 8. Can you explain why any of them were fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why did you fire him? they all serve at the pleasure of the president. I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking of a you leader why. That we And need you at probably this- learned at Princeton what why means. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president, and we Why want better did you representation fire in him? each and every of those. You can't and explain every why one you of those fired any of them? places. Gentleman's time's expired. Chair. यानी हाउस हियरिंग में कांग्रेसमैन से जो है वो पूछते हैं पीट हेगसेथ से कि आपने 8 जर्नैल फारिग कर दिए, उनको फायर कर दिया गया है, क्या वजह बनी? उन्होंने कहा पीट हेगसेथ ने कि दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि वो सदर की मर्जी है कि वो जिसको निकालें जिसको रखें, लेकिन इस सवाल के जवाब को डिलिबरेटली जो है अवॉइड किया गया। अब एक जनरल के ऊपर तो बात हो रही है कि उसको फायर किया गया, लेकिन जब आप तफसील निकालते हैं और वो तफसील फिर सामने रखी कुछ इंतहाई अहम खबर रसा इदारों ने, और फिर उसके ऊपर तबसरा किया, ख़ास तौर पर जो मार्क हर्टलिंग हैं, यूएस लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, उन्होंने तबसरा किया। वो तबसरा मैं आपको पूरा नहीं सुनवाऊंगा, मैं उसका सिर्फ इनिशियल जो अंग्रेज़ी में उन्होंने कुछ बोला है चंद सेकंड के लिए सुनवाऊंगा। उसका मेरे पास तर्जुमा मौजूद है। उस तर्जुमे में कुछ ऐसे लीड्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे इंकशाफात मौजूद हैं कि जिनके ऊपर कोई भी बंदा जाकर सर्च करे तो उसको मालूम होगा कि अमेरिका जो है वो किस सूरत हाल से दो चार हो गया था, और वो भी उस मौके पर जब जंग अपनी इंतहा पर पहुंची हुई थी। मार्क हर्टलिंग ने जो कहा वो जरा सुनिए। Ken, though, can I shift a little bit and comment more on the retirement of General George? Yeah, go ahead. I'd like to do that because General George, as the Chief of Staff of the Air Force, is well loved by soldiers across the board. He's created a culture that's very good within the U.S. Army. But he's not the only one that was reported in that
statement by the New York Times when yesterday. It's not only General Randy George, Chief of Staff of the Air Force, it's also General Dave Hodney, a 4-star general, one of the few that are in the Army, who's in charge of Army Futures Command. And here's one that hit personally for me, which I don't know how to connect the dots on this, but the third officer mentioned was Major General Bill Green. Bill Green is the chief of chaplains in the Army. And what that means is he oversees all the moral capabilities of the chaplains in the force. And I know Bill Green. He was one of my chaplains when I was a brigade commander, and he is one of the finest officers and ministers in the Army. And that's why he was chosen as the chief. अच्छा, इसको मैं यहाँ रोक लेता हूँ. आप ये ज़हन में रखें कि दुनिया में कोई भी मुल्क है, उसकी फ़ौज है, वो जाहिर है कि सिर्फ एक मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते. अमेरिकी फ़ौज जो है उसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है. लगभग 70% लोग उन्होंने अपना जो रिलीजन डिक्लेयर किया है वो क्रिश्चियनिटी है, ईसाईयत है. और उसके बाद उसमें जूस मौजूद हैं, उसमें मुसलमान मौजूद हैं, उसमें हिंदू मौजूद हैं, उसमें दुनिया के दीगर मज़ाहिब और कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं. ज़ाहिर है कि वो दे आर बाय बर्थ दे आर अमेरिकन नेशनल्स, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों, मुख्तलिफ़ हिस्सों से है. यकीनन पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, बहुत सारी जगहों से जो है वो लोग जो माइग्रेट करके गए वो आज अमरीकी फ़ौज का हिस्सा हैं. लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ एथनिक बैकग्राउंड्स के, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले और उन्हीं का मजमूआ जो है वो US आर्मी है. ये जो मार्क हर्टलिंग ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, मैं इसका तर्जुमा ज़रा आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि आगे चलकर इन्होंने जो बात की है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. मार्क हर्टलिंग कहते हैं कि क्या मैं थोड़ा सा रुख बदल कर जनरल जॉर्ज की रिटायरमेंट पर बात कर सकता हूँ? तो फिर आगे कहते हैं जी हाँ, मैं ऐसा करना चाहूँगा क्योंकि एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर जनरल जॉर्ज को तमाम फौजी जवान पसंद करते हैं. उन्होंने अमरीकी फ़ौज में एक बेहतरीन कल्चर पैदा किया है. लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के कल के बयान के मुताबिक वो अकेले नहीं हैं जिन्हें तब्दील किया गया. ये सिर्फ जनरल रैंडी जॉर्ज नहीं है बल्कि जनरल डेव हॉडनी भी हैं जो 4 सितारा 4 स्टार जनरल हैं और आर्मी फ्यूचर कमांड के सरबराह हैं. और एक बात जो मेरे लिए काफ़ी ज़ाती है, तीसरे अफसर जिनका तज़किरा हुआ है वो चैपलिन्स के सरबराह मेजर जनरल बिल ग्रीन हैं. बिल ग्रीन फ़ौज में चैपलिन्स हैं. इसका मतलब यह है कि वो फ़ौज में तमाम इखलाकी और मजहबी मामलात के ज़िम्मेदार हैं. मैं बिल ग्रीन को जानता हूं. जब मैं ब्रिगेड कमांडर था तो वो मेरे चैपलिन थे. वो फ़ौज के बेहतरीन अफसरों और वज़रा में से एक हैं और इसीलिए उन्हें इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया था. इन तीनों शख्सियात का एक साथ हटाया जाना मुझे बहुत कुछ बताता है. जॉर्ज को क्यों निकाला गया, इस पर बहुत सी आरा हो सकती हैं, लेकिन जब आप तीनों के बारे में एक साथ बात करते हैं तो ये मामला ज्यादा संगीन हो जाता है और उसके पीछे एक लंबी कहानी है. ये तीनों किसी खास मकसद के लिए खड़े थे. मुझे नहीं मालूम कि असल मसला क्या था, लेकिन जब आप सेक्रेटरी हेग्सेथ को ये कहते हुए सुनते हैं कि जो अमरीकी फौज है यसू के लिए, जीसस के लिए लड़ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों एक तकरीर में कहा था, तो मुझे ये बात हिला कर रख देती है. खास तौर पर जब आपके पास दूसरे मज़ाहिब के फौजी भी आपके पास हों और ये सब कुछ पास ओवर के वीकेंड पर हो रहा हो. समझ से बाहर है. इसका कोई तुक नहीं बनता, इसकी कोई तुक नहीं बनती. अब जब आप जाकर इसको पढ़ते हैं कि जो चैपलिन कोर है अमरीकी फौज में, वो करती क्या है. जो चैपलिन कोर है उसके बारे में ये मेरे सामने AI रिव्यू मौजूद है कि अमरीकी फौज में चैपलिन कोर एक अहम इदारा है जिसका बुनियादी मकसद फौजियों और उनके अहले खाना की मजहबी और इखलाकी ज़रूरियात को पूरा करना है. मजहबी खिदमात की फराहमी. चैपलिन्स का सबसे पहला काम यह है कि वो हर सिपाही को उसके अकीदे के मुताबिक इबादत का हक फराहम करें. वो मुख्तलिफ मज़ाहिब, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत, हिंदू मत वगैरह के लिए मजहबी तकरीबात और दुआया इज्तिमात का इनकाद करते हैं. अगर किसी खास अकीदे का चैपलिन मौजूद ना हो तो वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उस मजहब के फौजी को अपने तरीके से इबादत करने की सहूलत मिले. फिर ये मशावरत और रहनुमाई करते हैं. एक काबिल एतमाद मशीर के तौर पर काम करते हैं. अमरीकी फ़ौज के साथ, उनके कमांडर्स के साथ, नॉर्मल उनके सोल्जर्स के साथ, राजदारी के साथ ये सब कुछ करते हैं. वो इखलाकी, ख़ानदानी और नफ्सियाती मसाइल पर फौजियों को मशवरा देते हैं, कमांडर्स को मशवरा देते हैं. उनका जंगी मैदान में मोराल बुलंद रखना और जो मारे जाए
ان کی آخری رسومات ان کے مذہب کے، ان کے فقہ کے، ان کے فرقے کے مطابق ان کو ادا کرنے کے لیے تمام ذمہ داریاں سر انجام دینا. یہ ان آرمڈ چیپلن کور جو ہے وہ ہر جگہ پر، خاص طور پر جو فورن مشنز ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہے. انسانی حقوق اور اخلاقیات کا درس دینا اس کا کام ہے کہ جنگ کے دوران بھی انسانی ہمدردی کے بنیادی اصولوں کو یاد رکھا جائے، اس کو سمجھا جائے. اب ذرا میدان جنگ کی طرف دوبارہ آ جائیں. امریکہ نے ایک فوج جو جنگ شروع کی، اس کے اوپر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ صہیونیت کی جنگ ہے، یہ یہودیوں کی جنگ ہے، یا پھر یہ امریکہ کی اپنی جنگ ہے. اور یہاں پر آپ جب ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ماضی میں جو ان دو مذاہب کی ہسٹری، آئی ایم ناٹ اے تھیولوجسٹ، جو کنٹمپرری سٹڈیز ہیں ریلیجن کی اس کے اوپر میری دسترس نہیں ہے، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ انسانی تاریخ، یہودیت اور عیسائیت، ان کی آپس کی جنگوں اور لڑائیوں سے بھری ہوئی ہے. اور ایک بہت بڑا تضاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو ہم ایک پروفٹ جو ہے مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں خدا کا، اور اولی العزم پیغمبر میں جو پیغمبر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کے اوپر ایک آسمانی صحیفہ نازل ہوا. یہودیت میں یا جو جوڈائزم ہے اس میں حضرت عیسیٰ جو ہے ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں، میجورٹی ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کو جو سولی پر لٹکایا گیا تھا اس کی وجہ سمجھتے ہیں. اور جو مسیح کا کانسیپٹ ہے جوڈائزم میں، جو یہودیت ہے اس میں حضرت عیسیٰ کو وہ مسیح نہیں مانتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیک تھے. ان کے حوالے سے بہت ہی سٹیریوٹیپیکل ان کی جو ہے وہ سوچ اور تعلیمات موجود ہے، اور اسی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی رہیں. اور جو کرسچینٹی ہے اس میں یہودیوں کو، کیونکہ اس وقت تو اسلام نہیں تھا، جو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا، جو حضرت عیسیٰ جن واقعات سے اپنی زندگی میں گزرے، اس کا ذمہ دار وہ یہودیوں کو سمجھتے ہیں. اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کی آپس میں لڑائیاں رہی ہیں. اور اب جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں کچھ امریکی فوجیوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ مقدس جنگ ہے، اور اس جنگ کو لڑنا، ایران کو ڈیسیمیٹ کرنا، تباہ و برباد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ٹریگر ہوگا جو مسیح ہے اس کی آمد. اور یہ جو ڈیفینیشن کی تبدیلی ہے کہ جہاں پر عیسائیوں کے لیے مسیح کا کانسیپٹ اور ہے اور یہودیوں کے لیے اور ہے، کہ جس نے آ کر تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے فرام نائل ٹو یوفرٹیز، یعنی کہ نیل کے کنارے سے فرات کے کنارے تک گریٹر اسرائیل جو ہے وہ قائم کرنا ہے. اور یہاں پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ امریکی فوج وہ کس طریقے سے اس کو چیٹ کیا گیا. اور پریکٹیکلی یہ جو جرنیل تھے جن کو فارغ کیا گیا، جو یو ایس ملٹری جنرلز تھے جن کو اپنے عہدے سے برطرف کیا گیا، اب یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس موجود ہے کہ جس میں خاص طور پر جب چیپلن کور کے سربراہ کو جنرل بل گرین کو فائر کیا جاتا ہے along with رینڈی جارج اینڈ ڈیو ہوڈ نے، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے. اور مزید ایسے جرنیل جنہوں نے اس جنگ کو امپلیمنٹ کرنا تھا. وہ فیز جب ایران میں داخل ہونا تھا، زمینی کارروائی کا آغاز کرنا تھا، ایرانین نیوکلیئر سائٹس پر جانا تھا، وہاں سے یورینیم کو ریٹریو کرنا تھا، اس کو سیفلی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ آؤٹ آف ایران کرنا تھا، وہاں سے لے جا کر کسی اور مقام پر لے کر جانا تھا. اس سارے آپریشن کے لیے اب جو تفصیلات ہیں اور سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ امریکی فوج نے اس بنیاد پر نہیں کہ ان کا شاید ایران کے ساتھ یا کوئی سافٹ کارنر ہے یا مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے، ان کا جو اپنا مسائل اپنے رہے ہیں جوز کے ساتھ، یا پھر جو صہیونیت کو پسند نہیں کرتے، زائنزم کو پسند نہیں کرتے، یقیناً یہی معاملہ رہا ہوگا کہ جب ہم ان لوگوں کے جن کو فائر کیا گیا، ریپلیس کیا گیا، ان کے پروفائلز کو پڑھتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ آج آپ سے یہ سمجھیں کہ یہ جو مذاکرات کی میز سجی ہے، اس مذاکرات کی میز سجنے کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں. اور یقیناً امریکہ جو ہے وہ اگر ایک گراؤنڈ انویژن کرتا ہے تو وہ ایران کا بہت نقصان کر سکتا ہے، لیکن بدلے میں ایران ان کا کتنا نقصان کرے گا، خلیجی ممالک کا کتنا نقصان ہوگا. اور یہ بات پاسبل ہے، یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ کسی بھی وقت چین اور روس جیسے جیسے یہ جنگ جو ہے یہ طویل ہوتی جاتی ہے، ان کی شمولیت بھی جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. اور یہی وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام آباد میں
مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے حوالے سے اب جو ٹون سیٹ کی جا رہی ہے، جو بیانات کے تبادلے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔